हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है यानी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो आखिरी प्रश्न था जो मैंने आपको होमवर्क से दिया था, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो 2022 का प्रश्न पत्र है उसे डिस्कस करें। तो बच्चों, जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 28वां क्वेश्चन, ये मैंने आपको होमवर्क से दिया था। तो ये जो क्वेश्चन था ये कुछ इस तरीके से था। लेंस निर्मात्री सूत्र के लिए निम्न व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जहां संकेतों के प्रचलित अर्थ है। डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यानी आपको यहाँ पे जो है लेंस मेकर फॉर्मूला दिया गया है और आपको क्या करना है, इसको डिराइव करना है। इसको डिराइव करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप एक जो है उत्तल लेंस लेंगे। उत्तल लेंस लेंगे। अब ये जो लेंस है ये एक बाय फोकल लेंस है, यानी इसके दो फोकस दूरी है। ठीक है, दो सतह है इसकी। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1 और C। अब हमने क्या किया, एक वस्तु ली, ओ वस्तु, उसे इसके बाईं ओर रखा। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु की जो दूरी है उसे हमने u लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वस्तु की दूरी है, ठीक है, चाहे आपका लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, उसमें हम इसे u मान। अब क्या हुआ, किरणें यहां से चली और इसकी जो एयर में चल रही है, वायु में चल रही है, वायु से फिर वो कांच में गई। अब जब वो कांच की ओर गई तो क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के कारण जो आपकी पहली सतह है यानी XP1Y सतह के कारण जो अपवर्तन हुआ, उसके कारण जो इमेज बनी है वो आपको I1 पे मिली। I1 आपकी इमेज है। अब क्या हुआ, जो आपकी दूसरी सतह है XP2Y, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, किरणें वहां से गुजरी। अब ये जो किरण है जो कि आपकी इमेज I1 यानी प्रतिबिंब I1 से आ रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एक आभासी वस्तु या आभासी बिंब का कार्य करेगी। यहां से किरणें जाएंगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर सतह XP2Y से अपवर्तन हो। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो किरणें हैं वो कांच से यानी लेंस से आपकी वायु की ओर जा रही। अब इस कारण क्या हुआ, इमेज बनी, I1 की इमेज बनी, और कहां पे बनी, I पर। तो जो अगर हम बात करें दूसरी सतह की, तो दूसरी सतह के लिए जो V1 है, ठीक है, जो V1 है यानी O से I1 की दूरी, यह जो है वस्तु की दूरी का कार्य करे। और जो आपका प्रतिबिंब है वो I पे बन रहा है, तो O से I की जो दूरी है वो हमने स्मॉल v से दर्शाया। किससे दर्शाया है, स्मॉल v से। तो ये क्या दर्शा रहा है, XP2Y सतह के कारण जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो क्या है, I, यानी जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका I। तो आई होप आपको ये जो है डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम लेंस मेकर फॉर्मूले को किस तरीके से डिराइव करें। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे अभी डिस्कस किया है इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए एक किरण O डैश वस्तु से लेंस की ओर जाती है तथा XP1Y सतह में प्रवेश करती है। अपवर्तन के कारण, ठीक है,
अपवर्तन के कारण I1 पर यह सतह प्रतिबिंब बनाती है, या I1 प्रतिबिंब बनाती है। लेंस की, ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं कि जो दूसरी सतह है लेंस की दूसरी सतह के लिए प्रतिबिंब I1 आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा अपवर्तन के कारण हमें अंतिम प्रतिबिंब I के रूप में मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे। ये जो इक्वेशंस हैं ये आपने चैप्टर में पढ़ी है, और यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होती है वो जो इक्वेशन है वो हम तब उसका यूज करते हैं जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्रकाश की किरण है वो O डैश से आपकी सतह OPY यानी इस सतह पे एंटर कर रही है। किस सतह पे एंटर कर रही है, इस सतह। ठीक है, इस सतह पर एंटर कर रही है। अब यहाँ से किरण आई, इस सतह पर एंटर कर रही है, तो किरण जो है एयर से यानी वायु से कांच की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, जब भी हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, हम आपने इक्वेशंस पढ़ी है कि जब भी किसी गोलीय सतह पर, ठीक है, आपकी वायु से आपका जो कांच है उसकी ओर जब किरण जाती है, तो जो आपका इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करते हैं वो आपकी इक्वेशन होती है माइनस, आप लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे माइनस μ1 अपॉन u। अब चाहे आप μ1 ले, ठीक है, यहाँ पे आप जो है μ1 भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में n है तो हम n ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस u1 अपॉन u आपका वस्तु की दूरी, ठीक है, लेंस से वस्तु की, ठीक है, सतह से ले सकते हैं पर वो बराबर ही होगा आपके ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमने u क्या ली है, आपकी वस्तु की दूरी, माइनस n1 अपॉन u, ठीक है, प्लस n2 अपॉन क्या आएगा, v आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका v होगा यानी प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है, v1 है, तो आप यहाँ पे v1 लेंगे, यानी n2 अपॉन v1 बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1। ठीक है, n2 माइनस n1 अपॉन r। अब यहाँ पे जो आपका n1 और n2 है ये क्या है, आपके अपवर्तनांक है। m1 और n2 क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, दोनों माध्यमों का, पहला आपका क्या है एयर और n2 क्या है आपका कांच। u यहाँ पे क्या है, u आपकी जो है आप देख सकते हैं u जो है यहाँ पे वो है वस्तु की दूरी। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी। v1 जो है जो हमारी पहली सतह है, ठीक है, पहली सतह के कारण जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसकी दूरी। n2 क्या है आपका, फिर से जैसे हमने बात करी थी कि जो पहला आपका जो माध्यम है, ठीक है, और n2 क्या है उसका अपवर्तनांक, और n1 क्या है दूसरे माध्यम यानी कांच का अपवर्तनांक। r1 क्या है, r1 जो पहली सतह है उसका आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब
किरण वायु से कांच में या कांच या लेंस में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जो आपका लेंस है वो किसका बना है, कांच का मान रहे हैं हम। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी सतह की, यानी xp2y। हम इस सतह की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी जो वस्तु होगी वो I1 होगी। ठीक है, I1 एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा, और जो किरण है वो कांच से यानी लेंस से आपकी वायु की ओर जाएगी, तभी आपके पास जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो I प्राप्त होगा, और I की जो दूरी है वो V। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस इक्वेशन का, जिस समीकरण का उपयोग करेंगे, उसमें किरण आपकी एक माध्यम से या सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, या कांच से आपकी जो है वायु की ओर। ठीक है, तो उस इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी, आप लिखेंगे N2 अपॉन माइनस V1। V1 क्यों लिया है, क्योंकि जो आपका I1 है वो एक वस्तु की तरह एक्ट कर रहा है, वस्तु की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे उसकी जो दूरी है वो V1 है। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस V1 आ जाएगा। अब N2 क्यों लिया है, N2 लेने का कारण है कि जो आपका किरण है वो जो है दूसरे माध्यम से यानी कांच से वायु की ओर जाए, तो आपका N2 आएगा। पहले आपकी कांच से जा रही है, तो पहला वो मीडियम कांच है, फिर वो एयर में आएगी, तो N2 अपॉन माइनस V। ठीक है, अब जो आपका दूसरा इसका मीडियम होगा यानी जहां पे ही जाएगी वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका N1। ठीक है, वायु की ओर, तो आप लिखेंगे N1 अपॉन V। ठीक है, अब V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, उस प्रतिबिंब की दूरी जो कि दूसरी सतह से। ठीक है, बराबर लिखेंगे आप N1 माइनस N2 अपॉन R। ठीक है, R2 क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या किसकी, दूसरे सतह, जो आपकी दूसरी सतह है लेंस की, जो दूसरी सतह है उस। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2, यानी समीकरण 2। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, जब किरण लेंस यानी कांच से वायु की ओर जाती। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई है, नोट करेंगे इसे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास जाएगा, आप लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन V1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस N1 अपॉन माइनस N1 अपॉन U प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं N2 अपॉन माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से रख दिया है। अगला है आपका N2 अपॉन V1 प्लस N1 अपॉन V, N2 अपॉन V1 प्लस N1 अपॉन V। ठीक है, अब ये भी ऐड होंगे, दूसरी साइड का भी ऐड होगा, इसे भी ऐड कर देंगे, N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी जोड़ के। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V। अब हम यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, हमें N2 माइनस N1 को कॉमन लेना है। ठीक है, तो आप ले लेंगे N2 माइनस N1 को कॉमन लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे भी N2 माइनस N1 होना चाहिए।
फर्क किसका हो रहा है, साइन का हो। तो आप क्या करेंगे, n2 माइनस n1 अपॉन r1 ऐसे ही रख लेंगे। यहाँ पे आप कॉमन में माइनस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका n2 माइनस n1। ठीक है, तो आप इसे अगर खोलेंगे तो आपके पास यही है, ठीक है, आ जाए ये आप देखेंगे तो ये माइनस n2 हो जाएगा और n1 प्लस हो जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों को कॉमन में ले लेंगे, दोनों सेम वैल्यूज है, ठीक है, तो आप इसे कॉमन ले लेंगे। तो माइनस n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन v बराबर n2 माइनस n1 को आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक है, यहाँ पे आपका r2, ठीक है, ये इस तरीके से नोट करेंगे। अब हम इसे अरेंज करें, अरेंज करेंगे किस तरीके से करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं, आप n1 अपॉन v को आगे रख देंगे माइनस n2 अपॉन u, n1 अपॉन u, ठीक है, यहाँ पे n1 अपॉन u, ठीक है, बराबर n2 माइनस n1 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में n1 को कॉमन ले लेंगे, n1 आप बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब ये इधर चल जाएगा तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन n1 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, n1 अपॉन n1, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। अब यहाँ पे आप जो है लेंस फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है, लेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन v, क्या कहता है लेंस फॉर्मूले से, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f होता है, तो इसकी जगह आप 1 अपॉन f रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन f बराबर n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस तरीके से आपका आ जाएगा, साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब अगर हम बात करें n2 अपॉन n1, इसे आप n ले सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंस n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू n, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है, जो कि क्या है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। यानी लेंस निर्मात्री सूत्र, ये तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया है। इस तरीके से आप इसे नोट करें। आपका जो प्रश्न पत्र है 2023 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर, जो है आपका 2022 का प्रश्न। तो जैसे कि हमने पिछले वाले प्रश्न पत्र में देखा, उसी तरीके से आपकी यहाँ पे भी जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, कुछ निर्देश दिए गए। क्या है वो निर्देश, सेम ही है आपके, कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र है। 30 प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको जो है 30 प्रश्न दिए गए हैं, 30 प्रश्न आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 30 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्न क्या है आपके अनिवार्य प्रश्न है। 1 से 8 तक के जो प्रश्न है वो 1 मार्क्स के प्रश्न है, यानी 1 अंक के प्रश्न है। 9 से 18 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, ये 2 अंक के प्रश्न है। 19 से 27 जो प्रश्न है वो 3 अंक के, और 28 से 30 जो प्रश्न है, ठीक है, जिनकी संख्या 28 से 30 है, वो 5 अंक के प्रश्न है। 1 से 4 जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, यानी जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा प्रश्न है, यह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, साथ ही साथ
उत्तर के रूप में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प छांटना है। इसके बाद आपके पास जो बाकी कुछ और प्रश्न पत्र हैं वो आपके जो कुछ और प्रश्न हैं वो आपके 1 अंक के हैं, जिसमें आपको सिंपल एक स्टेटमेंट में या एक शॉर्ट आंसर में आपको जो है जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना। अगला है आपका 9 से 18 तक जो प्रश्न है 2 मार्क्स के हैं, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मार्क्स वाले में आप 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा लंबा। फिर इसी तरीके से 3 मार्क्स के प्रश्न है, उसमें और आपको डिटेल में लिखना है, और 5 अंक के प्रश्न में आपको सब कुछ अच्छे से जो है लिखना है, जो भी पूछा गया है बिल्कुल डिटेल में लिखना है। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेटर, बाकी आपको जो आपके भौतिक नियतांक है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका उपयोग आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सी का मान, एच का मान, ई का, म्यू नॉट का, के का, ठीक है, एन ए यानी अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, सब आपको यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, सबसे पहले आपको इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे जो आपके प्रिंटेड पेजेस है, यानी जो आपके मुद्रित पृष्ठ है उनकी संख्या दी गई है, इसे भी आपको ध्यान से देखना है, और अपने जो प्रश्न पत्र है उसे ढंग से काउंट करना है कि आपका प्रश्न पत्र ठीक है या नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? यानी आपको बताना है कि न्यूट्रॉन किसने खोजा। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है चैडविक, और चौथा है सोबरफील्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने, स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की। अगर हम थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की, इसकी खोज की इलेक्ट्रॉनों। और रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, प्रोटॉन किसने खोजा, न्यूट्रॉन किसने खोजा, इस प्रकार के आपके प्रश्न आ सकते। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया था, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा है अच्छे से याद होना चाहिए, आपका प्रश्न बन सकता। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, आपके जो ऑप्शंस हैं वो है वेबर, टेस्ला, हेनरी और फेराडे। तो यहाँ पे आपको एक चीज को नोट करना है कि जो जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबकी आपको एसआई मात्रक पता होने चाहिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा गया है, तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, आपका वेबर है, ठीक है, वेबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का आपका क्या है, वेबर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फैरेड की बात करें तो आपका जो संधारित्र होता है उसकी जो धारिता होती है, बेसिकली धारिता को या कैपेसिटेंस को, जो आपका कैपेसिटेंस है उसे हम फैरेड में नापते हैं, ठीक है, जिसे आप धारिता कहते हैं हिंदी में, ठीक है, कैपेसिटेंस आप कहते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हेनरी की, तो हेनरी जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, यानी विद्युत प्रेरक, ठीक है, विद्युत प्रेरत्व जो है वो आपका हेनरी में मापा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन डेंसिटी, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये चुंबकीय घनत्व आप क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व,
इसको आप किस में मापते हैं? वेबर में, सॉरी वेबर नहीं टेस्ला में मापते हैं, ठीक है। वेबर में किसे मापते हैं आप? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी एसआई यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को की जो है एसआई यूनिट है, फैरेड धारिता कैपेसिटेंस की है, हेनरी इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस या विद्युत प्रेरकत्व की है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? Which of the following is not an electromagnetic? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एक्सरे यानी एक्स किरणें, गामा किरणें, गामा रेज, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज और बीटा किरणें यानी बीटा। अब अगर हम बात करें ईएम वेव की, तो गामा, एक्स और इंफ्रारेड तीनों जो है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसका एक पार्ट है, लेकिन बीटा रेज जो है इसका पार्ट नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो बीटा रेज है। साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता C के लिए व्यंजक है। The expression for the effective capacitance C of two capacitor of capacitance C1 and C2 combined in series। यानी यहाँ पे आपसे ये कहा है कि दो कैपेसिटर है, उनको क्या किया गया है? सीरीज में जोड़ा। इनकी जो कैपेसिटेंस, इनकी जो धारिता है वो C1 और C2 है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें जो आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा या जो आपका धारिता जो उसका कंबाइन करके जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस का, वो क्या? तो जब भी कैपेसिटर को संधारित्र को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो अगर हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें तो दोनों संधारित्रों की जो धारिता है वो आपस में क्या हो जाती है? इस तरीके से ऐड हो जाती है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव, इस तरीके से आप इफेक्टिव जो है कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस में निकालते हैं, यानी जब हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध निकालना होता है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो पैरेलल के, यानी जब समानांतर रूप से आपके जो प्रतिरोधक हैं उन्हें जोड़ा जाता है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं जब आपके जो कैपेसिटर है उन्हें समानांतर रूप में जोड़ा गया, यानी मान लीजिए आपके पास दो संधारित्र है और इनको इस तरीके से जोड़ा गया, इनकी धारिता C1 और C2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा C जो होगा वो C1 प्लस C2 होगा। तो ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए, ठीक है। पैरेलल या समानांतर रूप में जब जो आपके संधारित्र है उन्हें जोड़ा जाता है तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो C बराबर C1 प्लस C2, और अगर ये सीरीज में जोड़ा गया है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? तो जब भी हम बात करते हैं सेल की तो आप ये जानते हैं कि सेल के अंदर जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब जब भी विद्युत धारा या करंट इस सेल से फ्लो करती है तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी जो धारा है धारा को कुछ प्रतिरोध प्रोवाइड करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होता है? सेल के अंदर।
तो इस प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो विद्युत धारा है उस पे लगाया जाता है, इस प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका सेल जो है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और उसमें जब आपकी धारा प्रवाहित होती है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यही प्रतिरोध ऑफर करता है, यानी प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा internal resistance, the resistance offered by the electrolyte inside the cell to the flow of electric current through it is called the internal resistance of the cell। यानी आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह को दिए जाने वाले प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रश्न पत्र है 2023 का उसे कंप्लीट कर दिया, साथ ही साथ जो आपका 2022 का प्रश्न पत्र है उसे स्टार्ट भी किया। आई होप जितने आज क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट किया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।